Hello guys, welcome to Physio Vigyan. So today's our topic is neuropediatric condition known as cerebral palsy. What is cerebral palsy? ये एक ऐसी कंजेनाइटल मोटर डिसेबिलिटी है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव होती है। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब कि जितने भी डिसेबिलिटी है बच्चे को, कंजेनाइटल है तो ऑब्वियसली बच्चों में पाई जाती है, पीडियाट्रिक है, न्यूरोपीडियाट्रिक कंडीशन है, तो बच्चे को जितनी भी डिसेबिलिटी है वो उससे ज़्यादा एज के साथ साथ बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। अब चूंकि ये कंजेनाइटल है तो हम इसको प्रॉपरली ठीक नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसे ठीक ही नहीं कर सकते तो हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्या ही करेंगे फिर उसमें। नहीं, आप उस कंडीशन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो एसोसिएटेड कंडीशंस पैदा हो सकती हैं या एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज पैदा हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेरेब्रल पाल्सी में कोई एक डिसेबिलिटी नहीं होती, एक सेट ऑफ डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं बच्चे में। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह से आपको देखी जा सकती है। अब वो कॉम्बिनेशन किसी एक बच्चे में कुछ अलग हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे में कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए जो भी आपका असेसमेंट या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा सबके लिए अलग होगा, राइट। तो हाँ, अगर हम सोचें कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते तो हम क्या कर रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? नहीं, उसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं उनको आप ठीक कर सकते हो। किसी भी बच्चे का क्वालिटी ऑफ लिविंग आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी एजुकेशन के लिए आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप करते हो। साथ ही साथ आप उसको साइकोलॉजिकली भी मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आप उसके पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, बच्चे को एजुकेट करेंगे। अगर उसको मसल्स में या फिर जॉइंट्स में और कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्बैलेंस हो रही है या डिक्रीज और डिमिनिश हो रही है, तो आप उस चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब जानते हैं कि होता क्या है। तो पहले तो ये एक मोटर डिसेबिलिटी है। अब डिसेबिलिटी किस किस वजह से हो सकती है, इसको आप एक हद तक बचाया भी जा सकता है होने से। अगर कोई भी मदर जो है वो लेबर के टाइम पे या जो उनका प्रेगनेंसी पीरियड है उस टाइम पर अगर वो बहुत अच्छा ख्याल रखती है तो हो भी सकता है कि ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि अगर मदर ने कुछ किया तो उसकी वजह से उसको सेरेब्रल पाल्सी हो गया, लेकिन प्रिकॉशंस लेना हमेशा ज़रूरी होता है। तो क्या क्या कॉजेज होते हैं? कॉजेज 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट कॉजेज, दीज आर टाइप्स। पहला एंटीनेटल, दूसरा नियोनेटल और पोस्टनेटल। मतलब कि जो लेबर है, डिलीवरी है उससे पहले, डिलीवरी के टाइम पर और डिलीवरी के बाद में, 3 तरह से इसके कॉजेज हो सकते हैं या 3 टाइम पे ये हो सकती है। एंटीनेटल या डिलीवरी से पहले क्या हो सकता है? जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं कि हाँ आपके जीन में ही रहा हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो मदर को, ठीक है, माल नरिशमेंट हो बच्चे का, फूड प्रॉपर नहीं मिला हो, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिले हो, सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं लिए हो, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह कि मदर ने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लिए थे कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी में, या अल्कोहलिक थी। तो ये सारी चीज़ें जो है एंटीनेटल कॉजेज में आती हैं। साथ ही अब आ गया नियोनेटल। नियोनेटल में क्या हो सकता है? प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, पोस्ट में भी हो सकता है कई बार, ठीक है। वैस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं, मतलब कि जो वैस्कुलर सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं थी बच्चे की, इस वजह से जो है आपका सेरेब्रम बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया। ट्रॉमा हो सकता है लेबर के टाइम पे। ट्रॉमा कैसे? ब्रीच डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है ना। एस्फिक्सिएशन हो सकती है, मतलब कि बच्चे ने जो है पैदा होते ही सांस नहीं ली, उसको सांस नहीं आ रही थी, इस वजह से ब्लू बेबी हो गया। अब पोस्टनेटल में क्या हो सकता है? डिलेड क्राई। डिलेड क्राई हो सकता है, उसके लिए आप एप्गार स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। एप्गार स्कोर के लिए हम एक दूसरी वीडियो बना देंगे कि कैसे चेक करते हैं और क्या होता है एप्गार स्कोर। जॉन्डिस हो सकता है बच्चे को, इन्फेक्शन हो सकता है पैदा होने के बाद, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉजेज में आती हैं, मतलब कि किसी भी तरह की इंजरी आपके ब्रेन में हो रही है, बच्चे के ब्रेन में, पैदा होने से पहले, पैदा होने के टाइम पर और उसके बाद में, तो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन, जो इसके टाइप्स हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक तो टॉपोग्राफिकल कि कौन से एरिया में हो रहा है, और एक तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि किस तरह की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, है ना। टॉपोग्राफिकल में क्या आएगा? 6 टाइप्स होते हैं। एक तो क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब कि चारों लिम्स जो है वो इफेक्टेड है। बाईप्लीजिया, मतलब कि कोई भी 2 लिम्स जो है इफेक्टेड है, कोई भी 2 लिम्स। अब इसी के साथ आता है हेमीप्लीजिया, मतलब कि एक साइड के दोनों लिम्ब, आधी बॉडी पूरी अफेक्टेड है, ठीक है। मोनोप्लीजिया, मतलब कि एक लिम्ब अफेक्टेड है कोई भी। पैराप्लीजिया, मतलब कि आपके नीचे के दोनों जो पैर हैं वो अफेक्टेड है बच्चे के। ट्राइप्लीजिया, मतलब कि एक हाथ या एक पैर जो है वो बचा हुआ है और बाकी के तीनों लिम्स अफेक्टेड हैं। तो ये हो गया टॉपोग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद आ जाती है कि प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किस तरह से डिवाइड करते हैं, स्पास्टिक। और इसी में ही आपके क्लासिफिकेशन के साथ ही आपके साइंस एंड सिम्टम्स हम समझते चलेंगे। ये तो हमने देख लिया कि हाँ लोकेशन के हिसाब से किस तरह से उसको क्लासीफाई करेंगे या कहाँ होगा तो हम उसको क्या नेमिंग देंगे।
ठीक है। अब प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसी में हम सिम्टम्स भी देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की प्रेजेंटेशन होगी उसी तरह के सिम्टम्स पाए जाएंगे। स्पास्टिक सीपी अगर है तो मतलब कि किस तरह की प्रेजेंटेशन लेकर के आएगा, स्पाज्म होगा, टाइटनेस होगी, हाइपरटोनिसिटी होगी बच्चे को। अगर हाइपरटोनिसिटी है तो फिर आप या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप उसको किससे करोगे, स्पास्टिक में। अब स्पास्टिक के साथ आप क्लासिफाई करोगे कि हाँ स्पास्टिक प्रेजेंटेशन है और कौन सा वाला है, कि स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया है या स्पास्टिक हेमीप्लीजिया है या स्पास्टिक बाइप्लीजिया है। तो इसी तरह से आप उसकी नेमिंग करते हो कि सेरेब्रल पाल्सी, लेकिन कौन सा, एटॉनिक क्वाड्रिप्लेजिया या डिस्टॉनिक पैराप्लेजिया, किस तरह से है। ठीक है। अब आ जाता है एटॉनिक। एटॉनिक मतलब कि फ्लैसिड, बिल्कुल ही टोन नहीं है, अपोजिट। अगर तो स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिसिटी है, आप कॉन्ट्रेक्चर है, आप उसको मूव ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइट करके बैठा है बच्चा, छोटा सा भी बेबी होगा, आप उसकी मूवमेंट कराते हो, मालिश करवाते हैं पेरेंट्स, तो भी पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा नॉर्मल से बहुत ज्यादा टाइट है। ठीक है। लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बहुत से बच्चे वैसे भी बॉडी टाइट कर लेते हैं, तो आपको वेरी करना आना चाहिए। एटॉनिक मतलब कि छोटा सा बच्चा है, आप उसको कुछ स्टिमुलस भी दे रहे हो या उसकी मूवमेंट भी करा रहे हो, वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल टोन ही नहीं है मसल में, पैसिव मूवमेंट से चेक करोगे आप। ठीक है, तो वो एटॉनिक हो जाएगा। अब एटॉनिक में फिर आप क्लासीफाई करोगे कि कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है, तो एटॉनिक कौन सा। ठीक है। वैसे ही डिस्टोनिक, डिस्टोनिक में क्या होगा कि टोन तो होगी, लेकिन जो को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं होगा। मतलब कि बहुत ही इम्प्रॉपर मूवमेंट करेगा बच्चा, कि अगर हमको कोई भी चीज करने के लिए एक तरह पर्टिकुलर मोशन में मूवमेंट्स करना है, तो वो उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर मूवमेंट्स करेगा। एटैक्सिक, अटैक्सिक में क्या होगा कि जैसे ड्रंकन लाइक गेट हो जाएगी, या फिर डांसिंग लाइक फीचर्स, जैसे कोरियो, इसको डिस्टोनिक कोरियो अटैक्सिक भी इसको साथ में क्लासिफाई कर देते हैं कई बार। तो उसमें क्या होता है कि स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स होती हैं बच्चे की अजीब सी, तो उसमें आप इसको क्लासिफाई करेंगे। डिस्टोनिक और एटैक्सिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है लोगों को, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। एटैक्सिक में सीजरिंग गेट आती है देखा जाए तो, डिस्टोनिक में सीजरिंग गेट इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, तो उस हिसाब से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक बच्चा चल नहीं रहा है, तो उस टाइम पर भी आप देखेंगे कि अडक्टर की टाइटनेस आपको मिलती है। अब अडक्टर की टाइटनेस स्पास्टिसिटी में भी मिलती है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से अलग अलग से क्लासिफाई करेंगे कि सिर्फ अडक्टर की है, पूरी बॉडी टाइट हो रही है, कौन सा पार्ट टाइट हो रहा है। ठीक है। अब आ जाता है मिक्स्ड। जब आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस इकट्ठी दिखाई दे, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्टोनिक भी हो रहा है, एटैक्सिक भी हो रहा है, मतलब बैलेंस, एटैक्सिक इज बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, कहीं पर फ्लैसिडिटी है आधे पार्ट में, आधे पार्ट में स्पास्टिसिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड प्रेजेंटेशन या मिक्स सीपी। तो ये तो होगा इसकी डेफिनेशन, कॉजेज और क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ हमने इसके साइंस और सिम्टम्स भी पढ़ लिए हैं। नाउ फॉर असेसमेंट, जो हमारा असेसमेंट शीट बनता है एक न्यूरो का, वही असेसमेंट शीट हम फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ हम ये जो चीज़ें हैं इन पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। असेसमेंट शीट आप लोगों को पता होगा, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का भी एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमारा मेजर एक फोकस रहेगा, तो उनको मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, उसका पोस्चर। अब बच्चे का पोस्चर जो है वो आप उसको सीधा खड़ा रहने के लिए या अपनी नॉर्मल कंडीशन में बैठने के लिए या वैसे चेक नहीं कर सकते, बिकॉज दे वोंट फॉलो योर कमांड्स, राइट। तो आप क्या करोगे, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट जो है बच्चे का, चाहे वो मदर के पास है या वो अपने बेड पे या काउच पे है या अपने रूम में है, तो आपको उस टाइम पर बच्चे को बिना बताए या बिना अपने आप को प्रेजेंट किए आपको उसको नोटिस करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे ही बच्चा आपके पास आया तो आपने उसका असेसमेंट कर लिया और हो गया, नहीं। आपको जब जैसे जैसे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो 2 दिन 3 दिन, तब तक आपको पूरा उसके पोस्चर को, कि किस तरह से लेट रहा है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, बैठ रहा है, उसके जो मोटर डेवलपमेंट है वो कितनी है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते रहोगी कंटिन्यूसली। ठीक है। और सिर्फ असेसमेंट के लिए ही नहीं, आप प्रोग्रेशन चेक करने के लिए भी ये चीजें रेगुलरली नोट करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, मसल टोन। मसल टोन पैसिव मूवमेंट्स से चेक करी जाती है। हाइपो है, हाइपर है। हाइपो वुड बी कि बिल्कुल ही आपका जो एक नेचुरल रेजिस्टेंस रहता है मसल का अगेंस्ट पैसिव मूवमेंट, वो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैसिड है, इस तरह से आप ले जा रहे हो, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है।
हाइपर है कि हाँ आप मूवमेंट कर रहे हो लेकिन जितना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस नॉर्मल होता है वो उससे ज्यादा लग रहा है, आप मूवमेंट कर रहे हो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है नॉर्मल से ज्यादा। बहुत जैसे स्पास्टिसिटी या हाइपर टोनिसिटी में सीपी में क्या होता है, बच्चे इतना ज्यादा टाइट रहती है मसल, क्या आप बीइंग एन एडल्ट भी आप उसको खोलने में बहुत मुश्किल होती है आपको। ठीक है, तो ये चीज चेक करेंगे आप। मसल स्ट्रेंथ चेक करेंगे। मसल स्ट्रेंथ किस तरह से चेक करें, अब आप अगर किसी बच्चे को बोले कि आप इस पोस्चर में आकर करके अगेंस्ट ग्रेविटी उठाओ या ये मूवमेंट करो, तो उस तरीके से आप नॉर्मल अडल्ट की तरह उसका असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं जनरली, आप बच्चे के हाथ में कुछ वेट या कुछ ब्लॉक या किसी तरह से कोई चीज पकड़ाते हैं और उसका मूवमेंट जो है प्ले के थ्रू, गेम्स के थ्रू या वैसे एक कॉपिंग मूवमेंट करते हैं बच्चे, आपको कॉपी करते हैं, तो उस तरह से आप उसका मसल स्ट्रेंथ जो है चेक करते हैं। अगर बच्चा किसी एक पोस्चर में आ पा रहा है, मतलब कि जैसे प्रोन में आ पा रहा है, अपने हाथों पे उठ पा रहा है, तो मतलब मसल स्ट्रेंथ जो है वो है, तो उस हिसाब से आप ग्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन भी आप प्ले थेरेपी के दौरान ही या उसी के थ्रू ही चेक करेंगे, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कितना जा रहा है। ठीक है, एक्टिव भी चेक करेंगे, एक्टिव बच्चा खुद से कितना कर ले रहा है, और पैसिव कि आप कितना करवा पा रहे हैं, तो उससे आपको कॉन्ट्रैक्चर्स का और डिफॉर्मिटीज का पता लग जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज एक तो आप ऑब्जर्व करके विजुअली चेक करेंगे और दूसरा आप मूवमेंट्स के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आता है आप उसका विजुअल और ऑडिटरी फंक्शन चेक करेंगे। ये किस तरह से, क्रेनियल नर्व की असेसमेंट अगर हमने पढ़ी होगी तो क्रेनियल नर्व के असेसमेंट में आप ये सारा का सारा चेक कर लेंगे। इसी के साथ साथ बाकी की जितनी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उन सबका भी असेसमेंट आप करेंगे। ठीक है, बच्चे का कॉग्निटिव फंक्शन चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि आप कितने लेवल का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप उसका बना सकते हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शन चेक करेंगे, साथ ही साथ आपको उसको एजुकेशन के लिए किस तरह से प्रोसीड करना है, कहाँ पे नॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं या किस स्कूल में डाला जाए या होम स्कूलिंग करी जाए, तो वो सारा आपको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, या तो आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को रेकमेंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के लिए हम पहले ही बता चुके हो कि हम सेरेब्रल पाल्सी को ठीक नहीं कर सकते प्रॉपरली, लेकिन हम एक एज एन एडजंक्ट थेरेपी दे सकते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। ये सारी की सारी जो टेक्निक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर आपको इंडिविजुअली किसी भी टेक्निक के बारे में समझना हो कि इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली या होती क्या है, जैसे कि एनडीटी हो गई, रूट्स हो गई, पीएनएफ हो गया, या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन हो गई, प्ले थेरेपी हो गई, ये सारी चीजें अगर आपको इंडिविजुअली एज अ टेक्निक सीखनी है या जानना है, तो इसके लिए आप कमेंट करिए कि आप कौन सी टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो या कोई भी वीडियो हम उसके लिए बनाएंगे अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है, अब एनडीटी में क्या होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक, मतलब कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, होमोसेपियन का, उसको फॉलो करते हुए हम नॉर्मल कोर्स में मूवमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले लाइंग से फिर रोलिंग, फिर उसके बाद प्रोन लाइंग, इसी तरह से जो नॉर्मल डेवलपमेंटल टेक्निक है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, रूट्स में क्या होता है कि आप सेंसेशंस दे करके बच्चे का मूवमेंट जो है वो इनिशिएट कराते हैं, चाहे वो हॉट सेंसेशन हो चाहे वो कोल्ड सेंसेशन हो। स्पास्टिसिटी के लिए हम जनरली हॉट सेंसेशंस यूज करते हैं और फ्लैसिडिटी के लिए कोल्ड सेंसेशंस यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप उसका जो नॉर्मल मूवमेंट है, नॉर्मल पोस्चर है, या फिर एक तरह से नॉर्मल टोन है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। जैसे कि स्पास्टिक अगर मसल है तो आप क्या करोगे, आप उसको सस्टेन्ड आइसिंग दोगे, जिससे कि वो मसल की या न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन की फायरिंग जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो वो उसको इनिबिट करेगा। लेकिन उसी तरह से अगर फ्लैसिड मसल है तो हमको क्या करना है, हमको इनिबिट नहीं करना है, हमको फैसिलिटेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्विक आइसिंग देंगे। तो आइसिंग को ही दो तरीके से यूज करके हम फैसिलिटेट या इनहिबिट दोनों कर सकते हैं। इसी तरह से रूट्स अप्रोच में और भी टेक्निक्स यूज होती हैं। पीएनएफ में क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो फैसिलिटेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि जनरली हम जब मूवमेंट मोबिलाइजेशन कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं, कोई भी मूवमेंट करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस या एक प्लेन में मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, लेकिन पीएनएफ क्या कहता है कि नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स जो है वो हमेशा डायगोनल पैटर्न में होती हैं। इसीलिए आप कभी भी मूवमेंट करवा रहे हो या पैटर्न सिखा रहे हो तो डायगोनल मूवमेंट में सिखाइए, जिससे कि उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोप्रियोसेप्टर्स भी एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इसीलिए डायगोनल पैटर्न मूवमेंट जो है वो पीएनएफ में करवाते हैं। इसी तरह से हमारी फेल्प्स टेक्निक है, टेम्पल फे टेक्निक है, ये दोनों ही टेक्निक्स जो है वो बहुत पहले यूज करी जाती थी, अब इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है।
राइट। अब आ जाते हैं हम सेंस, तो इनको हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूज होती थी इसीलिए बता दिया गया। सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब कि आप अलग अलग सेंसेशन से उसको फैसिलिटेट और इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो टैक्टाइल हो, प्रोप्रियोसेप्टिव हो, स्टेरियोग्नोसिस हो, वो सारी की सारी सेंसेशंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और उससे मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे या फिर नॉर्मलाइजेशन लाने की कोशिश करेंगे। ऑरोमोटर कंट्रोल में भी आप माउथ का और स्पीच का मूवमेंट जो है वो लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्ले थेरेपी में क्या किया जाता है, बच्चे को अगर, क्योंकि आप कोई भी मूवमेंट या कोई भी मैनेजमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कमांड्स फॉलो नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपको गेम्स के थ्रू, प्ले के थ्रू या अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू इंडल्ज करके बच्चे को मैनेजमेंट देना पड़ता है या उसकी एक्टिविटीज करवानी पड़ती हैं, एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं, उसी को हम प्ले थेरेपी कहते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए आप किसी ओटी को भी रेफर कर सकते हैं या तो आप खुद से भी काउंसिल कर सकते हैं साथ ही साथ। अगर अब जैसे कि हमने कहा कि न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन है तो मसल की डिसेबिलिटीज जो है वो पाई जाती हैं, जॉइंट की डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं। तो मसल की डिसेबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, मसल्स की इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग करेंगे और जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हम असेसमेंट और मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर आपको सेरेब्रल पाल्सी में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।